हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का पहला चैप्टर जिसका नाम परमाणु संरचना है, इसको लेकर आए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल और इसमें विभिन्न प्रकार के नियम दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करा जाता है, ये सब समझाया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु संरचना के बारे में, क्या होता है ये परमाणु संरचना का जो विषय है वो रसायन विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको समझने से तत्वों के बिहेवियर, उनकी अंतःक्रिया क्या होती है, उनके इंट्रैक्शंस और कई जैव रासायनिक और औषधीय प्रक्रियाओं के पीछे के सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है। नर्सिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बायोकेमिस्ट्री, औषधि विज्ञान तथा शरीर विज्ञान जैसे विषयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक हम परमाणु संरचना का परिचय। सबसे पहला जो टॉपिक है वो लेंगे हम परमाणु संरचना का परिचय। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए क्या होता है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का परिचय। सबसे पहले डेफिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर refers to arrangement of subatomic particle like protons, neutrons and electrons within an atom। अर्थात परमाणु संरचना से तात्पर्य परमाणु के भीतर उप परमाणु यानी जो सब एटम्स होते हैं लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से होता है। ठीक है, यानी जो परमाणु संरचना है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस संरचना को समझना, यह समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू एक्सप्लेनिंग हाउ एटम्स इंटरेक्ट, फॉर्म बॉन्ड एंड क्रिएट कंपाउंड्स। यानी कि इसकी संरचना इसलिए समझी जाएगी, इसलिए आवश्यक हो जाती है कि परमाणु किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, किस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और किस प्रकार से ये कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में परमाणु संरचना का जो चैप्टर है इसका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में महत्व। Knowledge of atomic structure helps in understanding the chemical properties of elements, how molecules are formed, and how drugs interact at the molecular level। यानी परमाणु संरचना का ज्ञान तत्वों के केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स यानी अणुओं के निर्माण एंड हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड यानी कि और आणविक स्तर पर दवाओं के परस्पर क्रिया करने के तरीके को समझने में मदद करता है। यानी परमाणु संरचना से उनकी रासायनिक गुण, अणुओं के निर्माण और आणविक स्तर पर दवाओं के परस्पर इंट्रैक्शन के लिए तरीकों को समझाने में मदद करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? Atoms are made up of three primary subatomic particles। जो हमारा एटम्स है वो मेनली थ्री टाइप्स के जो एटम्स थ्री टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, थ्री टाइप्स के
सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे ये संरचना देखिए। ठीक है, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, परमाणु की संरचना। अब इसमें ये क्या होगा, इसका जो न्यूट्रॉन इसमें जो बिल्कुल बीच में है, ये नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर मूव करता रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स उदासीन होते हैं यानी इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यानी जो एटम का न्यूक्लियस होता है वहां पर न्यूट्रॉन्स उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रोटॉन्स की बात करते हैं। व्हाट इज प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा होता है, इस पर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी ये सकारात्मक होते हैं। ठीक है, इनका जो स्थान होता है, स्थान लोकेशन, ये परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, नाभिक, उसमें यह उपस्थित होता है। ठीक है, इसका जो मास होता है, द्रव्यमान, लगभग 1 AMU के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, 1 AMU, 1 AMU के बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। रोल क्या होता है इसका? इसका क्या रोल है एटम्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में? प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है और उसके रासायनिक गुणों को परिभाषित करती है। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। चार्ज, न्यूट्रल, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख लीजिए, न्यूट्रॉन, NEUTRON, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, फिर न्यूट्रॉन, सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, लास्ट में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर बीच में, सही कर लीजिएगा पीडीएफ में। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। ठीक है, इसका स्थान परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 AMU से थोड़ा अधिक होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, रोल क्या होता है, न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान में योगदान करते हैं, यानी न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द एटॉमिक मास एंड अफेक्ट द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट।
न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान में योगदान करते हैं और तत्व के समस्थानिक को प्रभावित करते हैं। जो आइसोटॉप्स होते हैं, यानी आइसोटॉप्स समस्थानिक, यानी इसका स्थान कहाँ पर है, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम 3 नंबर पर कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम 3 नंबर से लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर प्रोटॉन हो गया, सेकंड नंबर पर न्यूट्रॉन और थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है क्योंकि ये ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका स्थान ऊर्जा स्तरों या इलेक्ट्रॉन कोषों में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, यानी ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉन सेल्स। यानी जो कोष होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल कोष, तो ये कोषों में चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका द्रव्यमान मास, इसका जो द्रव्यमान है लगभग नेग्लिजिबल होता है, लगभग 1/1836 ऑफ प्रोटॉन। यानी हम एक एएमयू का लगभग 1836, ठीक है, 1836वां भाग, यानी लगभग ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, लगभग प्रोटॉन के 1/1836वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, इसका रोल क्या है परमाणु संरचना में, इलेक्ट्रॉन परमाणु के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं और बंधन निर्माण में भाग लेते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी ये केमिकल बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और बॉन्ड बनाने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स का कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं, जेड से, कैपिटल जेड। किसी एटम में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या यह तत्व और आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को परिभाषित करता है। यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स न्यूक्लियस, इट डिफाइंस द एलिमेंट एंड इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो परमाणु क्रमांक था, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक क्या करता है, आवर्त सारणी में उसके कोई भी तत्व है उसके स्थान को प्रदर्शित करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने नंबर पर रखा गया है। ठीक है, और ये साथ ही साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को भी बताता है। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, अतः इसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। ठीक है, कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए इसमें 7 प्रोटीन होते हैं, प्रोटॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए इसमें 8 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ किसी तत्व में आवर्त सारणी के स्थान को बताता है कि तत्व किस नंबर पर रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, इसे हम मास नंबर से लिखते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है यानी योगफल होता है, यानी कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, यह परमाणु के अनुमानित द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम्स न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे
इसका मान जो होगा, इसका एक फार्मूला बन जाता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन जो होते हैं, एक मिनट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं और इन दोनों का टोटल द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर P प्लस N, A बराबर P प्लस N, P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, कार्बन 12, कार्बन 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6C12, 6C12। अब इसमें जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 12 होगी। ये क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। और ये होती है प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या को हम 12 में से 6 घटा देंगे, तो यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 है, और प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 है। तो अगर हम फार्मूला रखें A बराबर P प्लस N, दैट इज 12 इज इक्वल टू 6 प्लस N एंड N इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। यानी इसमें 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, जब इसका योगफल हो जाएगा तो 12 द्रव्यमान संख्या। ऐसे 6C12 हो गया। ऐसे ऑक्सीजन देख लीजिए 8O16। अब इसमें 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, 16 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ में आया? ठीक। अब हम बात करते हैं परमाणु मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स। Over time, various atomic models have been proposed to explain the structure of atoms. These models are important in understanding how electrons are arranged around the nucleus. यानी समय के साथ साथ परमाणु की संरचना को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। ये मॉडल ये समझने में इम्पोर्टेंट होते हैं कि नाभिक चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंजमेंट करता है, यानी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के एटॉमिक मॉडल्स बताए गए। जैसे ये कुछ डायग्राम्स हैं जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये इस तरीके से। और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल सन 1897 में दिया गया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1807 में दिया था। फिर इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी आए थे, उन्होंने 1911 में एक मॉडल दिया था। इसके बाद नील्स बोर यानी बोर का परमाणु मॉडल, ये 1913 में दिया गया था। और एक क्वांटम मॉडल दिया गया था 1926, जो इरविन श्रोडिंगर ने दिया था। किसने दिया था? इरविन श्रोडिंगर। ठीक है, तो सबसे पहला जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, फिर इसके बाद में थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड, फिर नील्स बोर और लास्ट में श्रोडिंगर। ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला डाल्टन का मॉडल 1807 में दिया था। कब दिया था ये? 1807 में। आइए 1807 में डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या कहता है? सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो डाल्टन जी ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन जी ने दिया था सबसे पहला। ये क्या कहता है? द एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी परमाणु अविभाज्य है और इनडेस्ट्रक्टिबल
डिस्ट्रक्टिबल यानी अविनाशी कण है, यानी परमाणु को ना तो तोड़ा जा सकता है, यानी ये कैसा है, अविनाशी है, यानी उसको हम तोड़ नहीं सकते, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंस, इस मॉडल ने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी, यानी जो परमाणु मॉडल है उसकी नींव किसने रखी थी, डाल्टन के परमाणु मॉडल ने, ठीक है। लेकिन इसमें उप परमाणु कणों को शामिल नहीं किया गया था, बट इट डिड नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसलिए ये मॉडल फेल ऑफ हो गया, ठीक है। जो डाल्टन का परमाणु मॉडल है इसमें उप परमाणु को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 1897 में थॉमसन जी ने मॉडल दिया था, ठीक है, और इसे थॉमसन का मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह प्लम पुडिंग मॉडल पर आधारित था, ठीक है। ये क्या कहता है, इन्होंने कहा था कि propose the atoms consist of a positively charged, यानी pudding with negatively charged electron embedded inside like plums, यानी जो पॉजिटिव चार्ज था उन्होंने इसके लिए पुडिंग बताया था, और जो पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज थे, उसके लिए इन्होंने क्या बताया था, प्लम्स बताया था, ठीक है। यानी परमाणु धनात्मक आवेश वाले पुडिंग से बने होते हैं जिसके अंदर ऋणात्मक यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अंतर्निहित होते हैं, यानी इनसाइड, यानी उसके अंदर होते हैं, ठीक है। यानी थॉमसन का मॉडल में क्या बताया गया था, जो धनावेशित कण है वो मॉडल के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, ठीक है, जिसे उन्होंने प्लम कहा था। इस तरीके से इन्होंने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंस क्या था, महत्व, यह इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को पहचानने वाला मॉडल था, यानी जो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व आया था, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस में बताने का श्रेय थॉमसन मॉडल को जाता है, यानी इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की पहचान की, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है 1911 में, रदरफोर्ड मॉडल, ये देखिए क्या बताता है रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने बताया, प्रपोज दैट एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस, यानी परमाणु में एक छोटा सघन नाभिक होता है, यानी इन्होंने ये बताया था जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कुछ दूरी पर परिक्रमा करते हैं। यानी इन्होंने इस तरीके से एक मॉडल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया था, एक नाभिक होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके ओर चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं कुछ दूरी पर, ठीक है। इस मॉडल ने परमाणु नाभिक का प्रस्तुत किया, ठीक है, परमाणु नाभिक का विचार प्रस्तुत किया। दिस मॉडल इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। इसका महत्व क्या है, इसने परमाणु नाभिक का विचार प्रस्तुत किया, जो न्यूक्लियस है सबसे पहले रदरफोर्ड जी ने बताया था, ठीक है। इसके बाद आता है बोहर का मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल देख लीजिए, 1913 में दिया गया था, बोर मॉडल 1913 proposed that electrons orbit the nucleus in fixed energy levels or shells. Electrons could jump between energy level by absorbing or emitting energy, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कोशों में परिक्रमा करते हैं। बोर मॉडल ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के स्तरों में परिक्रमा करते हैं जिसे शेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शेल, शेल मतलब कोश। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित या उत्सर्जित करके ऊर्जा स्तरों के बीच में
जंप करते हैं, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को अवशोषित भी कर सकते हैं और उसे उत्सर्जित करते हैं, यानी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उसे इमिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस मॉडल ने हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और क्वांटम सिद्धांत का आधार दिया। यानी इस मॉडल का ये महत्व था कि इन्होंने क्या करा, इस मॉडल ने हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रा की व्याख्या की और यह क्वांटम सिद्धांत का आधार भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो वर्तमान का मॉडल है, करंट मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी करंट मॉडल। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर संभव कक्षाओं में मौजूद बताया गया है। इस मॉडल में क्वांटम यांत्रिकी और हाइजेनबर्ग की के सिद्धांत को शामिल किया गया। यानी जो आज का करंट मॉडल है उसका नाम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है। इसमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, यानी शेल्स में रहते हैं, ठीक है। और इस मॉडल में क्वांटम मैकेनिक्स एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी शामिल किया गया, ठीक है। इसलिए ये मॉडल सबसे ज्यादा सुटेबल रहा, ठीक है। यह मॉडल संरचना का सटीक विवरण प्रदान करता है, यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको सबसे ज्यादा सटीक, ठीक है, यानी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया था, विशेष रूप से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए, ठीक है। विशेष रूप से किसके लिए? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ये सबसे ज्यादा क्या है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा वर्णित किया जाता है, जो विशिष्ट नियमों का पालन करता है। The arrangement of electrons in an atom is described by electron configuration, which follows specific rules. यानी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा वर्णित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जो स्पेसिफिक रूल्स का पालन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन विन्यास का सिद्धांत था, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के लिए भी कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। इसमें सबसे पहला अफबाउ सिद्धांत। क्या है? अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये सबसे पहले इसमें जाएगा, पहले वाले कोश में, ठीक है। ये जो है ये सभी एस वाले हैं, ठीक है। ये सभी पी कक्षक हैं, ये डी कक्षक हैं और ये एफ कक्षक। ये सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ कक्षक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चलेगा सबसे पहले एस में प्रवेश करेगा, ठीक है। जब तक एस में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक पी में नहीं, मतलब सबसे पहले एस में जाएगा और एस में कंप्लीट होने के बाद पी में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी में। फिर इस तरीके से जब पी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद डी में जाएगा, फिर एफ में, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह है अफबाउ का नियम कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी
पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत? No two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. यानी किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाएं तो चौथा क्वांटम संख्या का मान अलग होगा। ठीक है, यानी क्या होता है, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे हमने 2He लिया, हीलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 2। ठीक है, अब इसमें जो n होगा उसका मान 1 होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें दो परमाणु क्रमांक है इसलिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n का मान 1 और दूसरे के लिए भी 1 होगा। फिर l यानी मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल। ठीक है, इसके लिए l का मान 0 होगा, यहाँ भी l का मान 0 होगा। ठीक है, फिर m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिज्म, ये 0 होगा। और लास्ट में s यानी चक्रण क्वांटम संख्या, यानी s में ये s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ये। ठीक है, ये जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज के लिए +½ से लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। कैसे? पहला भी समान है, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन चौथा क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुंड्स रूल, यानी हुंड का नियम क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मन से पहले एकल रूप में पतित कक्षकों को भरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विल फिल डिजनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली बिफोर पेयरिंग। यानी क्या कहलाता है हुंड्स का नियम? देखिए, हुंड का नियम क्या कहलाता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक है, जैसे 2p6 है, यानी सेकेंड कोर्स और p में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब p में जो कक्षक होंगे ऑर्बिटल, उसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 1 2 एंड 3। पहले क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज भरेंगे। कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज, फिर स्टार्टिंग से हम इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं और सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद पुनः प्रारंभ से एंटी क्लॉकवाइज प्रवेश करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक बार और देख लीजिए, एक और एग्जांपल 3d7। ठीक है, अब d में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी कक्षकों में समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्रारंभ से भरना शुरू करेंगे और ये क्लॉकवाइज भरेंगे, 1 2 3 4 5। जब सभी में इलेक्ट्रॉन एक एक भर जाएगा उसके बाद स्टार्टिंग से हम एंटी क्लॉकवाइज भरना शुरू करेंगे और इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। तो यह कहलाता है हुंड का नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटम संख्याओं की, क्वांटम नंबर्स। देखिए, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल्स, शेप एंड ओरिएंटेशंस ऑफ orbitals in which electrons are likely to be found. There are 4 quantum numbers. जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम इन क्वांटम संख्याओं को समझते हैं।
क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये ऊर्जा स्तर, आकार और कक्षकों की दिशा का वर्णन करती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर का है, यानी उसको कौन से ऊर्जा स्तर में गया है, उसका आकार कैसा है और ये किस कक्षक में है, और साथ ही साथ उसकी दिशा का भी वर्णन करता है। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स की होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, एजीम्यूथल को l से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक को m से और स्पिन को ms से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये ऊर्जा के स्तर का वर्णन करता है। सबसे पहला जो क्वांटम संख्या है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिसे n से डिनोट किया जाता है, और इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर का वर्णन करता है, यानी n, और n की जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी यह 1 से स्टार्ट होकर आगे तक चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे L से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। यह कक्षक के आकार का वर्णन करता है कि इसमें किस टाइप का कक्षक है। कक्षक यानी S कक्षक, P, D और F। ठीक है, यह 0 से स्टार्ट होता है। अगर S कक्षक होगा तो उसके लिए 0 से लिखते हैं, P कक्षक के लिए 1 से, D के लिए 2 से, और F कक्षक के लिए 3 से लिखते हैं। तो S के लिए किससे लिखेंगे? 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, ये इसके क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे हम ML से डिनोट करते हैं। यह क्या करता है? डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में कक्षक के अभिविन्यास का वर्णन करता है। ठीक है, जैसे इसका जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक होती है, यानी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट 4th नंबर पर स्पिन क्वांटम नंबर्स, यानी स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे MS से डिनोट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन का वर्णन करता है। स्पिन मतलब चक्रण। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसके लिए +½ से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे -½ से डिनोट करते हैं, यानी +1/2 या -1/2। ये इसके क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से इन चारों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस क्वांटम संख्या को समझाते हैं। जैसे देखिए 2p4, 2p4 ये कोई हमने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, अब ये हमारे कोश को दर्शाएगा। ठीक है, यानी n = कितना है? 2। ठीक है, ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर्स देखिए क्या हो जाएगी? S के लिए 0, P के लिए 1, तो यहां पर यानी L कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, समझ में आया? ये जो है वो n को दर्शाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, और P कक्षक है, P के लिए 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये L जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या जैसे P में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 कक्षक हो गए, 1 2 3 और 4।
तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा यहाँ आता है, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यहाँ आ जाता है, और इसको -1 0 और +1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि -1 से +1 तक होता है, तो -1 0 +1। तो इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें है, -1 में है। तो m का मान -1 हो गया, और s का मान कितना हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये माइनस का हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वांटम नंबर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। यानी 2p4 में n का मान 2 होगा, l का मान 1 होगा, m का मान -1 और s का मान -½ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया बच्चों, ठीक। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, समस्थानिक यानी समान स्थान पर होने वाले तत्व, ठीक है। यानी एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं, ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं और इनकी प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसीलिए इनका जो एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, वो भी अलग होती है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 12 को हम 6C12 लिखते हैं और कार्बन 14 को हम 6C14 लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में परमाणु क्रमांक जो होगा वो 6 होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, वो 6 होगा, ठीक है। यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। जैसे 14 में से 6 गए 8, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या 6C12 में कितनी होगी, 6, और इसमें 8 होगी, ठीक है। समझ में आया, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। और द्रव्यमान संख्या भी देख लीजिए, दोनों में अलग अलग है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 के लिए प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या 6C12 के लिए 6 होती है और 6C14 के लिए 8 होती है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या 6C12 के लिए 12 और 6C14 के लिए 14 होती है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन नर्सिंग। नर्सिंग में परमाणु संरचना का महत्व, ठीक है। सबसे पहले है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में देखिए औषधि विज्ञान, मेडिसिन की परमाणु संरचना, जो मेडिसिन होती है उसकी परमाणु संरचना को समझने में मदद मिलती है कि दवाएं आणविक स्तर पर शरीर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, जैसे रिसेप्टर बाइंडिंग और एंजाइम अवरोध, ठीक है। यानी औषधि विज्ञान में परमाणु संरचना को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की दवाई होती हैं वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार इंटरेक्ट करती है, तो इसके लिए परमाणु संरचना का पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैव रसायन, जैव रसायन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स जैसे बड़े बड़े अणुओं के साथ साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस को समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम, प्रोटॉन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स जैसे वृहत अणुओं के साथ साथ मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में परमाणु संरचना की अवधारणा, जो परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैविक प्रणालियों के में तत्वों के व्यवहार की व्याख्या करती है, ठीक है। परमाणु संरचना का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करती है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। जैसे नैदानिक परीक्षण यानी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको समझने में मदद करता है। और विभिन्न प्रकार की डिजीज मैकेनिज्म होती हैं
उसमें समझने में मदद मिलती है। अब इसके लिए कुछ परमाणु संरचना के लिए कुछ पुस्तकें दे रखी हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। केमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए SR गोयल एंड KD सूद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नर्सिंग छात्राओं के लिए SK घोष द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए PW एटकिंस की बुक्स है। रेमंड चांग द्वारा लिखी गई जनरल केमिस्ट्री है। इसमें परमाणु सिद्धांत और संरचना में एक मजबूत आधार प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री RK गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, RK गुप्ता जी द्वारा। इसमें परमाणु संरचना और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं रसायन विज्ञान से संबंधित उसको अभ्यास करने में मदद मिलती है। यानी MCQ बेस्ड प्रश्न होंगे और उसको लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी परीक्षा अच्छे से हो सके, बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। स्टडी टिप्स देखिए, परमाणु संरचना के लिए अध्ययन युक्तियां, किस तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले अंडरस्टैंड द बेसिक, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक चीजें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित, उसको समझें। यानी परमाणु संरचना की मूल अवधारणाओं को समझें, यानी उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जिसमें परमाणु कणों की भूमिका भी शामिल है। ठीक है, यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसको समझने में भी मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखें। यानी जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे तो आपके जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत ही आपको मदद मिलेगी। और उसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, क्वांटम संख्याएं भी निर्धारित कर सकते हैं, या किसी का आवर्त सारणी में स्थान भी निर्धारित कर सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। मॉडल्स, यानी जो मॉडल है विभिन्न प्रकार के, उनको याद कीजिए। ठीक है, किस मॉडल में क्या बताया गया है ये समझने का प्रयास कीजिए। विभिन्न प्रकार के मॉडल से आप परिचित हो जाइए। ठीक है, फेमिलियर हो जाइए और समझे कि उनमें से प्रत्येक ने परमाणु संरचना की हमारी वर्तमान समय में किस प्रकार योगदान दिया। यानी जो वर्तमान समय का मॉडल है और पुराना मॉडल है उसमें क्या क्या अंतर है, पुराने मॉडल में क्या कमियां थी और आज के मॉडल में क्या कमियां हैं, उसको देखिए और किस तरीके से एक एक करके मॉडल में सुधार किया गया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अभ्यास समस्याएं हल करें। यानी कि जो प्रैक्टिस, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जो MCQ बेस्ड प्रश्न है या विभिन्न प्रकार के सेट हैं, ठीक है, उनको लगाइए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो पुराने पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको बार बार लगाने का अभ्यास कीजिए। विजुअलाइज एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल की संकल्पना करें। यानी जो भी मॉडल बनाए गए हैं उसको आप एक विजुअलाइज कीजिए, यानी कल्पना करिए कि वो किस तरीके का मॉडल रहा होगा और उसको देखिए। ठीक है, जो भी उसमें संरचना दे रखी है किस तरीके से उसकी संरचना बनाई गई है। ठीक है, और उसकी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाने में मदद मिलेगी। यानी जो अमूर्त होता है जिसे हमने नहीं देखा है, ठीक है, अगर आप कल्पना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम उसे उस मॉडल के बारे में हम समझ जाएंगे और ये ऐसा लगेगा कि वो मॉडल हमारे सामने ही प्रस्तुत है। ठीक है, रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, यानी जो मॉडल्स हैं, परमाणु संरचना अवधारणाएं हैं, उसको चिकित्सा, औषध विज्ञान और जीव विज्ञान में वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग से संबंधित करें। यानी जो वास्तविक जीवन में जो भी मॉडल्स हैं, ठीक है, वास्तविक जीवन में जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित मॉडल हैं उनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है इसका, इस चैप्टर को आपने क्यों पढ़ा। ठीक है, हमारे लिए BSc नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल टॉपिक फॉर द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। यानी BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए एक मौलिक विषय। ठीक है, परमाणु संरचना की एक ठोस समझ यानी
जो परमाणु संरचना है उसको बेहतर ढंग से समझना रसायन विज्ञान में कई उन्नत विषयों के लिए आधार तैयार करते हैं। ठीक है, यानी जो परमाणु संरचना टॉपिक है वो हमारे रसायन विज्ञान को समझने में मदद करती है और उसका आधार बनती है, जो मानव शरीर के लिए औषधि विज्ञान और दवा परस्पर क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक है। विभिन्न परमाणु मॉडल, क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिक का अध्ययन कीजिए, यानी जो भी परमाणु मॉडल हैं, ठीक है, यानी क्वांटम नंबर्स या एटॉमिक मॉडल्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड आइसोटोप्स, इनका अध्ययन कीजिए उनके लिए, और एग्जाम में आने वाले इनसे संबंधित क्वेश्चन के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए, ताकि आप भविष्य में होने वाली अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। अब हम एक नए चैप्टर में मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।